हाँ, तो हम पढ़ रहे थे मेंडलीव की आवर्त सारणी। अब देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। तो अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना आधुनिक आवर्त सारणी। तो सन 1913 में हेनरी मोजले ने बताया, हेनरी नामक वैज्ञानिक ने 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी बनाई और बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उनका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। क्योंकि मेंडलीव ने जो सारणी बनाई थी वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाई थी, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो बनी हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक ने, उन्होंने उसको परमाणु क्रमांक को आधारभूत माना। तदनुसार मेंडलीव की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया और परमाणु संख्या को ही उसके आधार रूप माना गया। इस आधुनिक आवर्त नियम को इस प्रकार वर्णन किया जा सकता है। तो किसी भी परमाणु में उपस्थित तत्वों के गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। तो जो तत्व हैं उनके जो गुणधर्म हैं वो उसके आवर्ती फलन होते हैं। मतलब परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार आवर्त सारणी बनाई गई। आप जानते हैं कि परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है। परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है तथा एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने पर इस संख्या में एक की बढ़ोतरी होती है। मतलब एक तत्व से यदि हम दूसरे तत्व की ओर जाएंगे तो एक की वृद्धि होती है, किसी भी एक परमाणु की या एक गुण उसके इलेक्ट्रॉनों की। तो एक तत्व से दूसरे तत्व बढ़ने पर इस संख्या में एक की बढ़ोतरी होती है। तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, मतलब बढ़ते क्रम में। पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। तत्वों को परमाणु संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों के गुणधर्मों का अधिक परिशुद्धता से अनुमान लगाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी के तीनों कमियों को सुधारा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान किन किन बातों पर निर्भर करता है, यह जानने के बाद हम हाइड्रोजन की असंगत स्थिति पर भी चर्चा करेंगे। मतलब हाइड्रोजन को जो निश्चित स्थान नहीं मिला था मेंडलीव की आवर्त सारणी में, वह भी इनको स्थान दिया गया। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं। मतलब 18 खाने होंगे, ऐसे 18 खाने होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 18 खाने होते हैं जिनको ऊर्ध्वधर, इनको मतलब वर्ग कहा जाता है। और इस प्रकार से 7 होते हैं जिनको आवर्त कहा जाता है। ये 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 वर्ग होते हैं, 7 आवर्त होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक और होगा, 7 आवर्त होते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह कहा जाता है, तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं जिन्हें आवर्त के, मतलब ऐसी जो 7 हैं इनको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जी आवर्त कहलाएंगे, और ऐसे जो 18 हैं को समूह या वर्ग कहते हैं। तत्वों की स्थिति किस बात पर निर्भर करती है? देखो, जैसे जो आधुनिक आवर्त सारणी दी गई है तो इसमें अपन गिनेंगे तो इसमें 7, 18 वर्ग या समूह होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। फिर उसके बाद इसमें 7 आवर्त होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब 1 लाइन, 2 लाइन, 3 ऐसे जो है वो आवर्त कहलाएंगे। तो आप देखेंगे कि इन सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन जो समूह 17 के तत्व हैं, तो फ्लोरीन और एवं क्लोरीन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इससे पता चलता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह बाहरी कोश में सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन विन्यास को दर्शाता है। मतलब इसके जो भी वर्ग में देखेंगे तो इसके अंतिम कोश में उतने ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित रहती है और इससे पता चलता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के बाहरी कोश में सर्वसम इलेक्ट्रॉन विन्यास को दर्शाता है, मतलब समान इलेक्ट्रॉन विन्यास को। यद्यपि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती है, और जैसे समूह में ऊपर से नीचे आएंगे तो इसमें समूह बढ़ता जाएगा, मतलब पृथक समूह, मतलब पहले एक समूह से दूसरे समूह में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। हाइड्रोजन की स्थिति जो अनिश्चित थी तो उसको पहले आवर्त के समूह 1 या समूह 17 के किसी में भी रखा जा सकता है। आप बता सकते हैं क्यों? आप देखेंगे कि इन दूसरे आवर्त के तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो भिन्न भिन्न है, लेकिन इनमें कोशों की संख्या समान है। आप यह भी देखेंगे कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर यदि परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी इकाई वृद्धि होती है। आप कह सकते हैं कि अध्यासित कोशों की संख्या समान संख्या वाले विभिन्न तत्वों के परमाणु एक ही आवर्त में स्थित हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एवं आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में स्थित हैं, क्योंकि इनके परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक KLM कोशों में स्थित हैं। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर इस कथन की पुष्टि कीजिए कि प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि एक नया कोश इलेक्ट्रॉनों से भरा गया है। पहले, दूसरे और चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं? मतलब पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें देखें पहले, दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं। तो विभिन्न कक्षों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम इन आवर्तों के तत्वों की संख्या बता सकते हैं। आगे की कक्षा में आप इस बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं कि किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या एक सूत्र होता है, मतलब किसी भी
कोश में, कोश मतलब परमाणु, जैसे सोडियम, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसका पहला मतलब जो एक हाइड्रोजन है तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इसी में रहेगा, मतलब प्रथम कोश में, क्योंकि एक सूत्र होता है 2n वर्ग, n मतलब होता है कोशों की संख्या। तो मतलब जो पहला कोश जो दूसरा हो जाएगा किसी भी परमाणु का, जो तीसरा हो जाएगा, जो चौथा हो जाएगा, इसके बारे में पढ़े थे। ठीक है, अगर जो पहला है तो उसको K L M N, ठीक है, मतलब 2n जो वर्ग है, n मतलब कोशों की संख्या 1 2 3, इसके आधार पर अपन देख सकते हैं कि किस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यदि अब मतलब अधिकतम पहले कोश में कितने, दूसरे कोश में कितने, तो n मतलब देखो जी पहला को दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और भी हो सकते हैं n बराबर 1 2 3 4 5 डैश डैश पूर्णांक। तो इसके लिए 2n मतलब इधर कोशों की संख्या, मान लो अपन चाहते पहले कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो इधर पर पहला कोश है तो 1 का वर्ग, और तो इसको हल करेंगे तो 2, ठीक है, 1 का वर्ग कितना होगा 1 ही, इसका आएगा 2। तो पहले कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दूसरे कोश में मतलब जो इसको KLMN से दर्शाया जाता है कोशों को, दूसरे में 2 का वर्ग 2 दूनी 4 दूनी 8, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं दूसरे कोश में। तीसरे कोश में देखेंगे कि 2 इधर 3 3 का 9, और तो इधर 3 का 9 दूनी 18, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इस प्रकार से अभी अपन देखेंगे कि प्रत्येक कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जैसे इसमें दिया गया है तो क्रमशः 8 18 18 32 होते हैं। इसका कारण आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता का पता चलता है। वो जो आवर्त सारणी में उनकी स्थिति देख के उनके रासायनिक अभिक्रियाशीलता की जानकारी भी मिलती है कि कौन सा तत्व कितना क्रियाशील है। तत्व द्वारा निर्मित आबंध के प्रारूप तथा इसकी संख्या संयोजकता इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्धारित होती है। वो जो बंध बनाते हैं मतलब किस प्रकार का बंध बनाएंगे, इसकी संयोजकता जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर निर्भर करती है। आप बता सकते हैं कि मेडली ने अपनी सारणी में तत्वों की स्थिति निर्धारित करने के लिए यौगिकों के सूत्र को आधार बनाया था, पर वह शुद्ध था। इस आधार पर समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही समूह में कैसे रखा जा सकता है। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति, तो आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति देखेंगे क्या होती है और किस प्रकार से